हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए। जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हिंदी के क्वेश्चन को इस वाले प्रैक्टिस सेट में जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के एग्ज़ाम में सिलेबस में दिया गया है। तो इस वाले प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो यूथ कंपटीशन की बुक है प्रैक्टिस सेट जीडी के एग्जाम के लिए आई हुई है, उसमें सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो उसके सारे क्वेश्चन को हिंदी के इस वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। 2-3 वीडियो में हम लोग पूरे 20 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेंगे। 2-3 वीडियो आएगा इसका, तो आप लोग इसको सॉल्व करिए और पूरी बुक का निचोड़ इसमें दिया गया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? जो अमृत का विलोम पूछा गया है तो उसमें दिया है ऑप्शन अमर, मर्त्य, विष और विश्व। तो एक बार आंसर को खुद से सोचिए, एक बार देखिए क्या होगा, उसके बाद आंसर को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो अमृत का विलोम हो जाएगा विष, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और अमर का विलोम होता है मर्त्य, अमर का विलोम होता है मर्त्य। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से अनुज का विपरार्थक शब्द क्या होगा? यानी कि इसमें भी विलोम शब्द ही पूछा है, विपरार्थक का मतलब भी विलोम ही होता है। तो विलोम शब्द इसमें दिया गया है अग्रज, तनुज, मनुज और ये सभी। तो अनुज का विलोम शब्द होता है अग्रज, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए आंसर सही हो जाएगा। अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई, छोटा भाई। और अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई, यानी पहले जन्म लेने वाला बड़ा भाई। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्पाहारी, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। तो इनमें से कौन सा अल्पाहारी शब्द होगा? क्या होगा? जो कंदमूल खाता हो, जो फल खाता हो, जो पकवान खाता हो, जो कम खाता हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्पाहारी का जो कम खाता हो, जो कम खाता हो उसे अल्पाहारी कहते हैं। और जो जो फल खाता हो उसे फलाहारी कहते हैं। यह भी पूछा जाता है कि फलाहारी किसे कहते हैं? तो जो फल खाता है उसे फलाहारी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अन्योदर, दूरस्थ, औरस और सहोदर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा? तो जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं अन्योदर। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर सही हो जाएगा। अन्योदर कहा जाता है। और जो एक ही माता से उत्पन्न हुआ रहता है, एक ही माता के 2 लड़के जब रहते हैं तो उन्हें सहोदर कहा जाता है। एक ही माता से उत्पन्न उसे सहोदर सहोदर कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्क के लिए बेमेल शब्द को पहचानिए। यानी इसमें पूछा गया है अर्क का जो पर्यायवाची नहीं है उसके बारे में पूछा गया कि इसमें अर्क का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा। तो अर्क का पर्यायवाची हो जाएगा, इसमें पूछा है कि बेमेल शब्द को। तो इसमें दिया है फोन, काढ़ा, सूर्य और अंतर। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी, अर्क का अंतर नहीं होगा पर्यायवाची, यानी सी आंसर हो जाएगा। अर्क के और पर्यायवाची होते हैं, जैसे यह सूर्य का पर्यायवाची है अर्क का, और काढ़ा का भी है और अफवान का भी है। और सूर्य के अन्य पर्यायवाची जैसे हो जाते हैं रवि, दिनकर, दिनकर हो जाएगा, एक अर्क हो ही जाएगा। और प्रभाकर, प्रभाकर, मार्तंड। सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं जो सूर्य के हैं। तो इसमें पूछा गया था कि अर्क का कौन सा पर्यायवाची नहीं है या बेमेल है, तो इसमें अंतर हो जाएगा इसका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। यानी कि इसमें से बताना है कि कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची है। तो इसमें दिया है चलन, वसन, जंगल,
गगन। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग एक बार खुद से इसका आंसर सोचिए। तो इसमें कपड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा वसन। वसन आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बी आंसर होगा इसका। वसन कपड़ा का पर्यायवाची है। और कपड़ा के अन्य पर्यायवाची कौन-कौन से हो जाएंगे? तो कपड़ा के अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे जैसे वस्त्र, वस्त्र हो जाएगा और पट हो जाएगा, चीर हो जाएगा। ये सब कपड़ा के पर्यायवाची हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पहरावा भी होता है। तो ये सब कपड़ा के पर्यायवाची हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें पूछा गया है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, ये ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए क्यों इसमें कौन सा सही है। इसमें दिया गया है कि अनुग्रहित, अनुग्रहित, और इसमें उच्चारण के आधार पर हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसमें हो जाएगा अनुग्रहित। जो बी ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कि इसका आंसर कैसे लिखा जाता है अनुग्रहित शब्द को। और अगला क्वेश्चन है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस एक मुहावरा दिया गया है। तो इसमें पूछा गया कि इसका अर्थ क्या होगा? भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार को दूर करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उसने तो मेरी आंखें खोल दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रम को दूर करना। भ्रम को दूर करना इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि ऊँट के मुँह में जीरा का सही अर्थ क्या है? तो यह मुहावरा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और हमेशा यह पूछा जाता है। ये बहुत ही फेमस है मुहावरा ये है। बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत थोड़ा। ऊँट के मुँह में पीड़ा होना, ऊँट को जीरा खिलाना, पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ होता है बहुत थोड़ा, यानी कि बहुत ज़्यादा खाने वाले को बहुत कम खाना देना। यह होता है ऊँट के मुँह में जीरा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य के रिक्त के स्थान की पूर्ति करें। तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि यहाँ पर खाली स्थान पर सिंहासन खाली करो आती है। यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि देवता, असुर, जनता, लोग। तो इसमें से कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा जनता। जनता हो जाएगा। तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। बारिश डैश दिया है, ठंड बढ़ गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग एक बार से खुद से सोचिए कि देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद आंसर को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो बारिश के कारण, बारिश के यहाँ पर भरा जाएगा बारिश के कारण। सही आंसर होगा सी, बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? जो वाक्य होते हैं उसका वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो यह होता है 2 प्रकार से। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वाक्य के वर्गीकरण कितने प्रकार से होते हैं? तो 2 प्रकार से, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वर्गीकरण 8 प्रकार से कुल होते हैं। पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से देख लेते हैं कौन-कौन से होते हैं। एक विधिवाचक, विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक, निषेधवाचक वाक्य, और होता है आज्ञावाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, और विस्मयवाचक, विस्मयवाचक वाक्य,
संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य और अंतिम होता है संकेतवाचक। तो ये कुल 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर होते हैं वाक्य। और जो दिया गया है दूसरा रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं कुल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है सरल वाक्य, सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इतने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, सूरज धन उदय, सूरज धन उदय। तो आप लोग आंसर को देखिए कि इसका आंसर सही क्या हो सकता है। तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद होता है सूर्य धन उदय, यानी कि इसका ए आंसर सही हो जाएगा सूर्योदय। और यह कौन सी संधि है? तो यह है गुण संधि, गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि। सूर्योदय में गुण स्वर संधि होगी। गुण संधि का नियम क्या होता है? तो इसमें इसका नियम होता है कि अ और आ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए, जैसे आ के बाद ई आ जाए या ई आ जाए, तो यहाँ पर ए हो जाता है, ए और ओ, ए और ओ हो जाता है। और अगर आ के बाद ऊ आ जाए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो यहाँ हो जाता है ओ, ओ हो जाता है। और तीसरा इसमें है कि आ के बाद अगर ऋषि वाला आ जाए तो अर हो जाता है। तो ये गुण संधि का नियम होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद, बदलाव, विभक्ति और विग्रह। तो समास के पदों को अलग करने को कहा जाता है विग्रह, समास विग्रह। जैसे समास संधि का विच्छेद होता है, यह संधि का होता है, संधि का विच्छेद, और समास का विग्रह होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से पूछा गया है पंचवटी, करोड़पति, चरण कमल और चतुर्भुज। तो इसमें से पूछा गया है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण है चतुर्भुज, यानी सी आंसर सही हो जाएगा। बहुब्रीहि समास का जो परिभाषा होती है कि इसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, कोई शब्द प्रधान नहीं होता है। यह बहुब्रीहि समास का नियम है। दो शब्द मिलके तीसरा शब्द बना देते हैं तो बहुब्रीहि समास होता है। दो शब्द मिलके तीसरा शब्द बना देते हैं, वह बहुब्रीहि शब्द होता है। तो यहाँ पर दिया है चतुर्भुज, यानी यह विष्णु का पर्यायवाची है, विष्णु जिसकी 4 भुजाएं हों। जैसे एक बहुब्रीहि समास का हो जाएगा जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला, तो जलज हो जाएगा। यह सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पूछा गया है कि इसमें से अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वस्त्र, वर्ण, विशिष्ट, आभूषण। तो इस अलंकार का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वर्ण, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण। वर्ण जो है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो किसी कार्य को करने या होने कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? काल, क्रिया, संख्या, विशेषण। तो आप लोग आंसर को खुद से एक बार सोचिए, उसके बाद आंसर को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो उसे कहा जाता है किसी कार्य या करने या होने वाले बोध को कहा जाता है क्रिया, उसे क्रिया कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कि सी हो जाएगा। जैसे किसी कार्य को करना है, जैसे खाना,
खाना एक क्रिया है, पढ़ना ये सभी क्रिया है। इसमें अगर देखा जाए तो यह धातु से मिलकर बनी होती है, जैसे पढ़ से, पढ़ धातु है, इसमें ना जोड़ देंगे तो पढ़ना हो जाएगा, और खा धातु है, इसमें ना जोड़ देंगे तो खाना हो जाएगा। तो ऐसे ये क्रिया के रूप होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इस वाले प्रैक्टिस सेट में हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किए हैं। तो 3-4 वीडियो में हम लोग पूरा जो है कि यूथ कंपटीशन की बुक को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। एक प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अभी तक 20 क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आकाश का विलोम क्या होगा। आकाश का विलोम धरती, पाताल, अनग और अनर्थ। तो इसका आंसर आप लोग खुद से एक बार सोचिए। तो आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आकाश का पाताल हो जाएगा। इसका पृथ्वी भी हो सकता है, आकाश का विलोम पृथ्वी भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दिया गया है तो पहले पाताल सही होगा, उसके बाद पृथ्वी आएगा। अगर पाताल नहीं दिया है तब पृथ्वी हो जाएगा। और एक अनर्थ है, अनर्थ का हो जाएगा अर्थ। अनर्थ का विलोम होता है अर्थ, और अनग का होता है नग। नग का विलोम हो जाएगा अनग। और धरती का पाताल, धरती का आकाश हो ही गया विलोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा अंत्यज। उसे अंत्यज कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ है उसे अंत्यज कहते हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाले को, अंडे से उत्पन्न होने वाला, उसे अंडज कहते हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहते हैं। और जो छूने योग्य न हो उसे अछूत कहते हैं। जो छूने योग्य न हो उसे अछूत कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो अजान बाहु, अजात शत्रु, अजात पूर्व या अजात शत्रु। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। अजात शत्रु इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। और अजान बाहु क्या होता है, जिसकी बाहें घुटने तक हों, बाहें घुटने तक हों उसे अजान बाहु कहते हैं। अनाज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसमें पूछा गया है कि अनाज का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। चाह, सस्य, सलील, रूपा। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सस्य। अनाज का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सस्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अनाज के और पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे अन्न, अन्न हो जाएगा, गल्ला हो जाएगा, यह अनाज अनाज के पर्यायवाची हैं। धान्य भी होता है, धान्य भी होता है। ये सभी अनाज के पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची हैं। और चाह के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। इच्छा, कामना, लालसा, ये सभी इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। आकांक्षा, सलील हवा का पर्यायवाची है, हवा का। तो ये सभी पर्यायवाची दिए गए हैं। हवा का और पर्यायवाची हो जाएगा जिसमें दिया गया है पवन, पवन हो जाएगा। सलील हवा का पर्यायवाची नहीं, सलील जल का पर्यायवाची है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर गलती हो गई, सलील जल का पर्यायवाची है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, यानी कल्प वृक्ष का पर्यायवाची परिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष या ये सभी। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा। तो कल्प वृक्ष का हो जाएगा ये सभी।
जो कल्प वृक्ष होता है उसका परिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष, ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। और इसका और पर्यायवाची होता है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कौन-कौन से और पर्यायवाची हो सकता है इसका। तो देव वृक्ष, देवद्रुम भी इसका पर्यायवाची होता है, मंदार भी होता है, और हरिचंदन भी होता है, हरिचंदन। तो ये सभी कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा उत्तरदायी। जो उत्तरदायी लिखा हुआ है ऐसे, यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। उत्साह वात्सव में डैश खाली स्थान दिया हुआ है और यहाँ पर फिर दोबारा खाली स्थान है कि मिली जुली अनुभूति है। तो यहाँ पर 2 शब्द भरे जाएंगे, तो वो कौन से शब्द होंगे? आप लोग एक बार खुद से इसका आंसर सोचिए, उसके बाद जो है कि इसका आंसर डिस्कस कर रहे हैं हम। तो उत्साह दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के सही क्रम का चयन करके प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण करें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन एक बार आप लोग खुद से सोचिए, पॉज करके देखिए कि क्या हो सकता है। तो कर्म और फल, इसका ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कर्म भरा जाएगा। वास्तव में उत्साह में कर्म और फल की मिली-जुली अनुभूति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्म और फल। तो ए आंसर हो जाएगा सही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें दिया गया है कि प्रथम डैश स्थान दिया है, मैंने कठिन परिश्रम किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ प्रथम आने के लिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। प्रथम आने के लिए मैंने कठिन परिश्रम किया था। रिक्त स्थान भरने के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ता का विस्तार। उद्देश्य में कर्ता के साथ कर्ता का विस्तार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। तो उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ। तो इसमें कौन सा इसका हो जाएगा सरल वाक्य में? अगर हम लोग इसको परिवर्तित करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसने अपने आप को विदेशी बताया। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन संधि से संबंधित है। पूछा गया है कि इसमें संधि कितने प्रकार की होती है? तो 2, 4, 3 और 6 ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि तो मुख्यतः 3 प्रकार की ही संधि होती है और स्वर संधि में ही कुल 5 प्रकार की संधियां होती हैं। स्वर संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि में 5 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से संधि कुल 3 प्रकार की होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो ये किसी समास के बारे में कह रहा है कि इसका पहला पद जो है कि संख्यावाचक होता है। तो ऑप्शन दिया गया है अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व और कर्मधारय। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद जो है कि विशेषण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पंचानन में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्विगु। तो आप लोग आंसर को एक बार खुद से सोचिए।
उसके बाद आंसर को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो 95 में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 95 में बहुब्रीहि समास होगा। 95 विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। बहुब्रीहि समास में ये होता है कि दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 95 बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? तो तत्पुरुष में होता है दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे हो जाएगा माखन चोर। माखन चोर हो जाएगा। गगन चुंबी। गगन चुंबी। तो ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएगा। और कर्मधारय में पहला पद विशेषण होता है। जो कर्मधारय होता है, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष होता है। विशेषण विशेष होता है दूसरा पद। जैसे कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं दूसरी जगह। कर्मधारय को हो जाएगा महाकवि। महाकवि। तो पहला पद विशेषण हो गया, दूसरा विशेष हो गया, महाकवि हो गया जैसे, और दूसरा हो गया महात्मा। तो इसमें भी पहला पद महान हो गया, दूसरा आत्मा हो गया। तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। और द्विगु समास का हम लोगों ने देख ही लिया कि द्विगु समास में पहला पद जो है कि संख्यावाची होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और यमक। तो उत्प्रेक्षा, इसमें से इसका आंसर हो जाएगा डी। डी जो है कि शब्दालंकार होता है। डी हो जाएगा। और शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? तो इसमें होता है शब्दालंकार में उपमा, रूपक, ये जो है कि शब्दालंकार के होते हैं अनुप्रास। अनुप्रास हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा। ये सभी शब्दालंकार हैं। और उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक, ये सभी अर्थालंकार हैं। अर्थालंकार है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? हंसना, लिखना, उठना और दौड़ना। तो इसमें से हो जाएगा लिखना। यह सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक क्रिया होता है जिसका फल जो है कर्म पर पड़ता है। कर्ता जिसका फल, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक होता है। और हंसना, दौड़ना और उठना, ये सभी इसका फल कर्ता पर ही पड़ता है। तो ये सभी हो जाएगा अकर्मक क्रिया। जिसका फल कर्म पर पड़े वह सकर्मक, और जिसका फल कर्ता पर ही पड़े उसको वो अकर्मक क्रिया कहते हैं। इससे संबंधित भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए थे इसमें। और अगले वाले वीडियो में हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पूरी जो यूथ कंपटीशन की बुक है, उसका हम लोग सारे क्वेश्चन को 3-4 वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।